हेलो साथियों, नमस्कार। आज 4 सितंबर 2023 है। तो आज का समसामयिक घटना लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो आज बात करेंगे हम लोग परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है और क्या क्या क्वेश्चन है, चलिए इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। सबसे पहले है विश्व जो है आसियान भारत जो समूह का जो बैठक होता है, तो उसका अध्यक्षता के लिए हमारे प्रधानमंत्री आज से लेकर 6 सितंबर तक आपके इंडोनेशिया के जकार्ता में ही रहेंगे और वहाँ पे जो बैठक में शामिल होंगे एक दूसरे आसियान भारत सम्मेलन में और 18वें पूर्वी एशियाई सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं। पहली बात है। दूसरी बात क्या है, एक भारत एक चुनाव को लेकर के इसका संभावना को तलाश करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में। उसमें 8 सदस्यीय एक समिति बनाया गया है, ठीक है। तो उस समिति में कौन कौन लोग होंगे, इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा एक लोकतंत्र है, इसका इतना सब सारा राज्य है, यहाँ पे हर साल हमेशा चुनाव चलता रहता है। तो इसी को लेकर सरकार को लग रहा है कि नहीं, एक राष्ट्र का एक ही चुनाव होना चाहिए, जिसमें से आपका विधानसभा, लोकसभा, स्थानीय निकाय का जो आपका नगर पंचायत का हो, नगर पालिका का हो या पंचायत चुनाव हो, सारा चुनाव एक साथ हो, जिससे खर्च कम हो और लोग को असुविधा जो भी असुविधा होता है वोट को मतलब वोटिंग करने में परेशानी होता है कि एक साथ जाए सारा इलेक्शन का, एक ही साथ सारा काम हो जाए, ठीक है। तो ये सारा चीज के लिए एक समिति बनाया गया है, उस समिति का बात होगा। उसके बाद जो है 5 हॉकी कप भारत जो है पाकिस्तान को हरा के जीत लिया है, वो बात होगा, ठीक है। उसके अलावे में और क्या करने वाले हैं, अभी G20 चर्चा का अध्यक्ष जो अंतिम बैठक है, चौथी बैठक हो रहा है आपके हरियाणा में, तो वहाँ वहाँ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि G20 का जो अध्यक्षता है अब भारत के हाथ से जाने वाला है। 9 से 10 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष का बैठक होने वाला है दिल्ली में, ठीक है। तो इसको लेकर बहुत जोर शोर से तैयारी चल रहा है। उसके बाद फिर ब्राजील के पास अध्यक्षता चला जाएगा 30 नवंबर के बाद, है ना। तो वहाँ के बारे में बात करेंगे। अभी से नारियल दिवस अभी मनाए हैं, ठीक है। नारियल के लिए जागरूकता फैलाने के लिए सब इंटरनेशनल लेवल पे इसका प्रयास किया जा रहा है, वो होगा। उसके बाद पहली ट्रांसजेंडर महिला बन गई है, कनाडा की है, वो अपना इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, तो उसके बारे में भी बात कर लीजिए। थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, पहली बार कोई भी घटना घटता है तो उसको जानना जरूरी है। और एक परंपरा है तमिलनाडु में, आपका सोई मरिया थाई परंपरा चलता है, ठीक है। इसमें विवाह से संबंधित होता है कि कोई भी जोड़ी अपने से शादी कर लिया और जो वकील होते हैं, ठीक है, वो शादी करा देते, तो इसको अवैध रूप से मतलब इसको बैन कर दिया गया था। फिर ये आपका सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया गया था, वहां से फिर अभी हरी झंडी मिल गया है। तो ये अभी न्यूज में चल रहा था, तो आपके लिए ये महत्वपूर्ण हो सकता है। उसके बाद पाकिस्तान में जो है पहली भारतीय महिला जो है राजनायिका को जो नियुक्त किया गया है अभी हाल फिलहाल में, ठीक है, प्रभारी दिया गया है, तो उसके भी बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, आराम आराम से समझते चलिएगा, कोई लफड़ा वाला बात है नहीं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है कि 20वां आसियान भारत सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशियाई सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 सितंबर से 6 सितंबर तक 30 देश की यात्रा पर जा रहे हैं। तो अभी आपको हम बता ही चुके हैं कि 4 से 6 तारीख के बीच प्रधानमंत्री मोदी जी जा रहे हैं इंडोनेशिया के जकार्ता में, और जकार्ता में इसका बैठक होने वाला है, ठीक है। ये आपका इंडोनेशिया हो जाएगा। इंडोनेशिया आप जानते हैं पूर्वी यानी दक्षिणी पूर्वी जो एशिया है उसका एक बड़ा देश है, और ये G20 का सदस्य भी है ना। और इस बार जो आसियान समूह है जिसमें 10 देश आता है, आपको पहले भी बताए थे, वो देश सब 10 देशों को आपको याद रखिए, क्योंकि हम लोग लुक ईस्ट के बाद अब एक्ट ईस्ट में चले गए हैं। एक ईस्ट पड़ोसी है ना, हम लोग जो है भारत के जो भी नेता रहे हैं उसके अर्थव्यवस्था के दृष्टि, व्यापार के दृष्टि से हम लोग के लिए दक्षिण पूर्वी एशिया का जो भी देश है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि नहीं है। और समुद्र से सीमा भी लगाता है, पड़ोसी देश क्या अपना, है कि नहीं। तो इसको थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया का राजधानी जकार्ता में बैठक होने जा रहा है। मोदी जी गए हैं, अब इंडोनेशिया कहाँ है, तो इंडोनेशिया को थोड़ा हम आपको बता देता है। ये क्या है ना, मैप के दृष्टि, अगर मैप को देख करके कोई भी चीज को समझते हैं तो बहुत आसान पड़ जाता है। तो सबसे पहली बात जानिए कि इंडोनेशिया कई द्वीपों से बना हुआ है, ठीक है। 1000 द्वीपों का देश भी कहा जाता है, ठीक है। लगभग 17,000 के करीब करीब यहाँ पे द्वीप है इंडोनेशिया में। सबसे बड़ा द्वीप आपका बोर्नियो, देखिए एशिया का भी सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कहेगा तो ग्रीनलैंड कहिएगा, ये आपका ग्रीनलैंड है। मगर एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कहेगा तो आपका बोर्नियो है, ठीक है। और पूरे विश्व का कहेगा तो तीसरा है। तो सबसे बड़ा आपका ग्रीनलैंड द्वीप है, उसके बाद आपका पपुआ न्यू गिनी है, पपुआ न्यू गिनी के बाद आपका बोर्नियो है, और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप आपका बोर्नियो है। तो ये देखिए आपका मलक्का जल संधि देखते हैं, जावा सागर और अंडमान सागर को जोड़ता है, यहाँ पे मलक्का जल संधि है, ठीक है। और ये आपका द्वीप है, ठीक है ना, ये आपका सुमात्रा द्वीप है, यहाँ पे आपका जावा द्वीप है ना। सबसे इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप कहेगा तो सुमात्रा द्वीप है। इसका राजधानी जकार्ता है। अब इसका राजधानी उठा करके कहाँ लेके जाने वाला है, ये आप देख रहे हैं ना, ये आपका बोर्नियो है। बोर्नियो का जो है कालीमंतान एक जगह है, वहीं पे उसका राजधानी बनाने का प्रस्तावित कर दिया है
इंडोनेशिया की सरकार ने। हुआ क्या है कि सी लेवल देखिए, कल अभी पर्यावरण जलवायु परिवर्तन की वजह से सी लेवल बढ़ रहा है, सी लेवल बढ़ने की वजह से यहाँ पे इसका जो राजधानी जकार्ता है अस्तित्व में इसका खतरा आ चुका है। तो यहाँ से उठा करके यहाँ पे कालीमंतान में इसका राजधानी बनाना चाह रहा है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ चीज देख लेना चाहिए इंडोनेशिया के बारे में। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, यहाँ पे मलक्का स्टेट, यहाँ पे व्यापार के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये सिंगापुर है, सिंगापुर के कल भी बताए थे आपको। यहाँ पे थर्मन आपका यहाँ पे बना है ना, भारतीय मूल के सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। ठीक है, भारतीय मूल के तीसरे भारतीय मूल के राष्ट्रपति होंगे जो यहाँ पे बनने जा रहे हैं सिंगापुर के। तो यहाँ पे एक जोहर स्टेट है, जोहर जल संधि यहाँ से ऐसे करके जोड़ता है। ठीक है, ये दक्षिण चीन सागर, इधर से व्यापार की दृष्टि से ये वह सब जल संधि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये सब जल संधि को आप समझते चलिएगा। ठीक है ना। थर्मन सनमुगरत्नम यहाँ के राष्ट्रपति चुनाव जीते, 70% से अधिक वोट प्राप्त किए हैं यहाँ पे सिंगापुर में। ठीक है, ऊपर में मलेशिया है, इधर आपका इंडोनेशिया है, फिर यहाँ पे ये आपका जो देख रहे हैं बोर्नियो द्वीप, बोर्नियो द्वीप पे 3 देश का यहाँ पे 3 देश इसमें पड़ता है। आपका मलेशिया भी है, इंडोनेशिया भी है और बुरुंडी भी है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे महत्वपूर्ण है। यहाँ पे सुंडा गर्त है। ठीक है ना, सबसे बड़ा द्वीप आपको तो बोल ही दिए सुमत्रा द्वीप है। ठीक है ना, और समुद्रा द्वीप अभी बीपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा था कि सुंडा जो गर्त है वो किस द्वीप के समीप है, तो क्या कहिएगा, ये सुंडा हिंद महासागर का द्वीप है और ये सुमत्रा द्वीप के अगल बगल में पड़ता है। ठीक है, चलिए, तो इतना बात आप समझ गए हैं। तो ये थोड़ा सा आपको हम बताने का प्रयास किए जिससे आपको आराम से चीज समझ में आ जाना चाहिए, है ना। तो क्वेश्चन क्या था आपका, 20वीं आसियान भारत सम्मेलन, 18वें पूर्वी एशिया आपका इंडोनेशिया हो गया। आसियान का वर्तमान अध्यक्ष अभी इंडोनेशिया है। आसियान के बारे में बताए थे, आसियान का स्थापना कब होता है, 1967 में बात बोलता है। ठीक है, ये क्या हो गया, 1967 में हो गया था, बैंकॉक घोषणा पत्र से हुआ था। और क्यों हुआ था, क्योंकि देखिए अभी सिंगापुर के बाद वहां पे सिंगापुर के जो पहले राष्ट्रपति थे ली कुआन थे। ठीक है, वो उसी के पाल से ये आसियान समूह का स्थापना हुआ था। क्योंकि ये आपका दक्षिणी पूर्वी जितना भी देश है वहाँ का, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, इस सब का स्थिति उस टाइम ठीक नहीं था। तो सारे को मिल करके एक समूह बनाया गया था जिससे व्यापार हो। ठीक है, वहाँ का अर्थव्यवस्था पटरी पे आए। तो उसमें सिंगापुर के जो पहले राष्ट्रपति थे उसका बहुत ज्यादा योगदान था और बैंकॉक घोषणा पत्र से आसियान का क्या होता है, स्थापना होता है 1960 में। यहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करेगा तो 1966 में उसका स्थापना हुआ था। तो अभी भारत के साथ क्योंकि हम लोग एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत काम कर रहे हैं, तो एक्ट ईस्ट में ये सारा देश हम लोग के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो पूर्वी एशिया सम्मेलन में भारत सहित इसके 8 वर्तमान भागीदार देश हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी जा रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, देख लीजिएगा। वहां से आएंगे फिर G20 का भी अध्यक्षता करने वाले हैं यहाँ पे आके। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है, सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावनाओं को पता लगाने के लिए कितने सदस्यीय समिति का गठन करने का मंजूरी दे दिया है। तो अभी देखिए एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में देखिए 1951-52 में पहला हम लोग को चुनाव हुआ था, 1951 और 52 में। उसके बाद 52 के बाद 5 कितना होगा, 57 और 5 कितना, 62 और 5 67, यानी इतना साल तक एक साथ लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ हो रहा था। क्योंकि हम लोग शुरुआत 1947 में आजादी होते हैं, 47 के बाद 1951-52 में जब चुनाव हुआ था, हम लोग के पास उस टाइम बहुत बुरा हाल था, अर्थव्यवस्था हम लोग का ठीक था नहीं, बहुत ज्यादा इलेक्शन में पैसा खर्च होता है। तो इसका क्या है ना, एक ही साथ अगर चुनाव कराने से पैसा का बचत होता है। ठीक है, लोग का समय का भी बर्बादी कम होता है ना। तो ये सारा चीज हो रहा था। फिर धीरे धीरे क्या हो गया, अलग अलग राज्य में वहां पे लोग मतलब सरकार का विघटन होने लगा। तो फिर अलग अलग समय से फिर चुनाव होना प्रारंभ हो गया। तो 67 के बाद ये जो कंटिन्यूटी था ये टूट गया। ठीक है, उसके बाद फिर 1999 में विधि आयोग फिर सिफारिश किया कि नहीं, एक राष्ट्र के लिए एक ही चुनाव होना चाहिए। फिर बात वैसे ही दबे का दबे रह गया। फिर से अभी सरकार जो है रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति बनाया गया है। ये भूतपूर्व राष्ट्रपति है। देखिए अपने तरह का कि ये पहली बार ये घटना है कि ऐसी समिति का कोई भूतपूर्व राष्ट्रपति को अध्यक्षता बनाया गया है कमेटी के लिए। तो ये थोड़ा सा आप लोग जान लीजिएगा। अभी सरकार जो है विशेष सत्र की भी बुलाया है। अब विशेष सत्र में क्या होगा नहीं होगा नहीं पता है। ठीक है, विशेष सत्र जो है आपका 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक आपका विशेष सत्र होगा, है कि नहीं है। सबसे पहली बार जो है विशेष सत्र आपका कब बुलाया गया था, तो याद रखिएगा 1972 में बुलाया गया था। और क्यों, क्योंकि आजादी का हम लोग जो है 25वां साल जो हरियर जयंती होता है उसी के सालगिरह मनाने के लिए ये विशेष सत्र बुलाया गया था। तो हो सके ये क्वेश्चन पूछ सकता है। विशेष सत्र के बारे में संविधान में कहीं नहीं लिखा गया है। आर्टिकल 352 में एक जगह आर्टिकल 352 है उसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय आपात है ना आपका, कि मतलब अगर कोई बाहरी आक्रमण हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब ये आपका आपातकाल का घोषणा हो जाता है 352 में। यहीं पे आपका विशेष सत्र
कि ऐसा कोई भी अगर 1/10 सदस्य अगर चाहे तो अपना राष्ट्रपति से अनुमोदन लेकर के विशेष सत्र बुलाया जा सकता है और उसको रोकने के लिए कहा सकता है। तो 300 कहेगा कि विशेष सत्र के बारे में कहाँ पे बात कहा गया है, तो आर्टिकल 352 आप कह सकते हैं, बाकी बचा और कहीं पे नहीं है। तो विशेष सत्र महत्वपूर्ण है, हो सके इसी बात पे चर्चा हो, ठीक है ना। तो ये आपके लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इसमें सदस्य कौन कौन है, तो इसमें सदस्य सबसे पहली बात है अध्यक्ष तो रामनाथ कोविंद जी हो गए हैं, सदस्य अमित शाह है, गुलाम नबी आजाद है, अधीर रंजन चौधरी है। उसके बाद 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है एनके सिंह है, उसको भी रखा गया है, ठीक है। और भी होगा, कांग्रेस इससे दूरी बनाने की बात कर रहा है, अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि हम इसमें नहीं रहेंगे। ये देखने वाला बात होगा आगे में क्या होने वाला है। अब विशेष सत्र में और क्या क्या बात होगा नहीं मालूम है, बट ये बहुत ज्यादा चर्चा में है। तो आपको थोड़ा सा विशेष सत्र के बारे में, एक चुनाव का संभावना के पता लगाने के बारे में जो बात कर रहा है सरकार, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। देखिए इसमें कुछ फायदा भी है, कुछ लॉस भी है, थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं। देखिए इसमें फायदा क्या है, इसमें फायदा ये है कि जो भी धन का खर्चा होता है वो बच जाएगा आदमी का। उसके बाद जो भी कल्याणकारी राज्य में जो योजना का घोषणा होता है वो भी थोड़ा सा इसमें आसान होगा। आसान क्या होगा कि देखिए अब बहुत बार क्या है ना कि इलेक्शन अलग अलग राज्य में इलेक्शन चलता रहता है। अब इलेक्शन चलने की वजह से आचार संहिता लग जाता है। अब आदर्श आचार संहिता लगने की वजह से कोई भी सरकार जो है लोग जो पब्लिक के लुभाने के लिए या इस टाइप का कोई भी योजना नहीं चला सकती है, उसको बैन कर। अब इसमें अगर कल्याणकारी योजना नहीं आएगा तो लोग को लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इसको लेकर थोड़ा सा बाधा उत्पन्न हो जाता है, पहला फायदा। दूसरा फायदा क्या है कि बहुत ज्यादा धन खर्चा होता है, तो ये धन पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा रुकेगा। जो राजनीतिक पार्टी है बहुत ज्यादा खर्चा कर देता है, ठीक है, तो ये सारा चीज रुक सकता है। जो और सुरक्षा की दृष्टि से जो हमारे जवान है, ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी लग जाता है इन सब चुनाव को करवाने के लिए, इस चीज से बचा जाएगा। अब देखिए इसका लॉस क्या क्या हो सकता है। लॉस में सबसे पहली बात क्या है कि लॉस में आपका सबसे पहला ये है कि जो क्षेत्रीय मुद्दा है, अब एक साथ अगर आप इलेक्शन करा रहे हैं, जो राष्ट्रीय स्तर मतलब आपका जो राष्ट्रीय स्तर का पार्टी है, जो केंद्र का जो एजेंडा होगा उसी एजेंडा के तहत सारा वोट होगा। अब इसमें कौन कौन चुनाव होने वाला है, तो विधानसभा का हो जाएगा, लोकसभा का हो जाएगा, आप स्थानीय निकाय का जो भी चुनाव, नगर पालिका, नगर पंचायत, उसके बाद पंचायत का, ये सारा चुनाव एक ही साथ कराएगा। जब ये सारा चुनाव एक साथ होगा, जो क्षेत्रीय मुद्दा है तो क्षेत्रीय मुद्दा दब के रह जाएगा, जो सेंट्रल का जो केंद्र का मुद्दा है उसी मुद्दे पे वोट होगा, और उस मुद्दा में अगर वोट होगा तो क्षेत्रीय मुद्दा में बात ही नहीं होगा। तो वहां पे कल लोग का जो मुद्दा है, लोग का जो बात है उस मुद्दे में बात ही नहीं होगा, तो वहां के लोग के लिए भला नहीं हो सकता है। ये एक नेगेटिव पॉइंट है, पहली बात है। अब हम लोग क्या करते हैं, विकेंद्रीकरण की बात करते हैं कि छोटा से बड़ा मतलब जमीनी स्तर तक काम होना चाहिए। अब जमीनी स्तर तक का जब मुद्दा पे इलेक्शन ही नहीं होगा तो वहां का बात होगा नहीं होगा, तो विकेंद्रीकरण के लिए थोड़ा सा ये खतरा है, ये पहली बात है। दूसरी बात क्या है कि जो भी क्षेत्रीय दल है, ठीक है, क्षेत्रीय दल अपना उसका जो है उसका अपना एक अलग एजेंडा होता है कि हमको क्षेत्रीय मुद्दा ये करना है वो करना है, तो इस तरह का बहुत सारा इसमें बात आ जाता है, जिसकी वजह से अभी ये बहुत हॉट मुद्दा है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। बहुत बार ये भी होता है कि राष्ट्रपति चुनाव होता है उसमें विधानसभा का जो भी सदस्य है वो उसमें भाग लेता है। अब इलेक्शन चलते रहने की वजह से साल भर बहुत बार इलेक्शन नहीं हो पाता है किसी राज्य में, और वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग भी नहीं ले पाता है। तो ये सारा साइड इफेक्ट है, और कुछ फायदा भी है कुछ हानि भी है। अब देखिए आगे देखने वाला बात होगा कि क्या बात सही है और क्या बात गलत है, क्या चुनाव का जो ये फैसला आएगा इसका क्या फैसला आने वाला है नहीं आने वाला है, तो आने वाले समय में ये चीज पता चलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ओमान के सलाला में 5x पुरुष हॉकी एशिया कप फाइनल में किस देश को हराकर भारत जो है अपने खिताब अपने नाम कर लिया है, तो ये पाकिस्तान को हराएगा। ठीक है, अब विश्व 5x पुरुष हॉकी कप होने जा रहा है 2024 में, उसके लिए तो भारत क्वालिफाई कर ही लिया है और एशिया वाला जीत गया है किसको, पाकिस्तान को हरा करके। ठीक है, ये ओमान में हो रहा था, ओमान के सलाला में, और ओमान का राजधानी मस्कट है, वहां पे आप जानते। देखिए थोड़ा सा चलिए मैप लेके चलते हैं, आपको हम दिखा देते हैं। देखिए ये सारा चीज इस वजह से बताता है कि आपका एक साथ सारा चीज हो जाए। देखिए यहाँ पे ओमान है, ये आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं ना, ये सारा अरब देश है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं यूएई है, इसके बगल में ओमान है, यहाँ पे हार्मुज जल संधि है। ठीक है, ये पे फारस की खाड़ी है, और ये अपना बंगाल, ये अपना हिंद महासागर है, इसको आप अरब सागर भी कह सकते हैं। ठीक है, ये ईरान है, तो यहीं पे है, यहाँ पे हार्मुज जल संधि इसको जोड़ता है। ठीक है, तो कहिएगा तो हार्मुज जल संधि किस किस देश के बीच, ओमान और ईरान के बीच है। ठीक है ना, ये फारस की, और यहाँ पे यूएई है, यहाँ पे सऊदी अरब है। ठीक है, इधर यमन है, यहाँ पे बहरीन है, कतर है, ऊपर में आइएगा तो कुवैत है। तो ये सारा देश क्या है, ये सब खाड़ी देश है। ठीक है ना, आप लोग जानते ही होइएगा, तो हार्मुज जल संधि याद रखिएगा। यहाँ बाबुल मंदेब कहेगा तो यहाँ पे आपको यहाँ पे हो जाएगा अदन की खाड़ी को जोड़ता है। ठीक है ना, और इधर अपना बंगाल का ये अपना इधर क्या है, हिंद महासागर है। ठीक है कि नहीं, और ये लाल सागर है, और ये भूमध्य सागर है, यहाँ पे सुएज नहर है, आप लोग जानते हैं। और ये आपका
ये आपका सोमालिया है, ये आपका सोमालिया, यहाँ पे आपका इथियोपिया है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है। तो कौन, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और ये इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और इथियोपिया, ये आप हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है। ये आपका ये बाबुल मंडेब जल संधि हो जाएगा, और हार्मुज जल संधि कहेगा तो आप ईरान और ओमान कहिएगा। ओमान का राजधानी मस्कट है और यहाँ पे रियाल चलता है, और यहाँ पे ईरान है। देख रहे हैं अभी ईरान जो है हमेशा ये हॉट मुद्दे में रहता है, क्योंकि यहाँ पे फिलिस्तीन और इजराइल का लड़ाई झगड़ा में ये हमेशा सपोर्ट में ही रहता है। रसिया के साथ भी इसका अच्छा संबंध है। अभी यहाँ पे एक ड्रोन के बारे में आप लोग को हम बताए थे कि एक ड्रोन जो है ये मुहाजिर नाम का ड्रोन ये बनाया है, अमेरिका के ड्रोन के MQ-90 मतलब उसके बराबरी का। तो यहाँ पे थोड़ा सा चलता रहता है, तो इसको देख लीजिएगा। और ब्रिक्स, आपका ब्रिक्स में जो है इस देश को शामिल भी कर लिया गया। SCO में भी, SCO का भी सदस्य 9वां सदस्य आपका ईरान ही बना है कि नहीं। तो ये सारा चीज आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसको आप थोड़ा सा देखते चलिएगा। मैप को देख करके कोई भी चीज समझिएगा तो आप आसानी से चीज समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग कहाँ थे, हम लोग आपका क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन में थे, ठीक है। तो ओमान के किसको हरा के जीता है, पाकिस्तान। तो आप जो विश्व 5 हॉकी कप जो होने वाला है उसके लिए क्वालिफाई भी कर लिया और पाकिस्तान को हरा के हम लोग जीत भी गए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है G20 शेरेपा की चौथी और अंतिम बैठक का आयोजन किस शहर में किया जाता है। G20 आप लोग ये जानते हैं कि G20 का स्थापना 1999 में हुआ है, और क्यों हुआ है तो थोड़ा सा इसको भी थोड़ा सा मैप के बारे में, मैप से आपको हम समझा देते हैं, इसको और अच्छा से समझिएगा। आप ये देखिए ये सारा G20 का सदस्य देश है, ठीक है। उससे पहले 1991 में USSR का गठन हो जाता है, और उस यहाँ पे इधर जितना भी USSR में था ये कम्युनिस्ट का प्रभाव था। जैसे ये अलग हुआ तो सारा देश अलग अलग अपना विचारधारा अपनाने लगा, उसका इकोनॉमी भी बदल गया। तो 97-98 में बहुत सारा देश इधर वाला जो विकासशील देश था वो अपना अवमूल्यन कर लिया। अवमूल्यन करने की वजह से जो वित्त मंत्री और जो केंद्रीय गवर्नर, जो केंद्रीय बैंक का होता है उसका गवर्नर का मंत्री, मतलब जो गवर्नरों का बैठक होने लगा। फिर ये बैठक होते होते कि कैसे व्यापार किया जाए, कैसे मंदी से उबरा जाए, ठीक है ना। क्योंकि विकासशील देश का एक अलग समूह चल रहा था, G7, आपको बताते 75 में G7 का स्थापना होता है, जिसमें से ये सारा देश नहीं था। तो ये लोग अपना अपना एक विकल्प के रूप में एक गठन किया, ठीक है, एक अपना संगठन का गठन किया, और उसके बाद ये लोग अपना काम कर रहे थे। फिर 2008 में आप जानते हैं वर्ल्ड में पूरा रिसेशन आ गया था। तो जितना भी विकासशील देश है, ठीक है, मतलब आपका विकसित देश है, तो विकसित देश जो सोचा कि अब हम लोग के यहाँ पे तो रिसेशन आ चुका है, तो हम लोग को कोई विकल्प खोजना चाहिए। तो उनने क्या किया, ये सारे देश को लेकर के पेरिस में चल रहा था यूरोपियन होता ना, यूरोपियन जो समूह है उसका बैठक चल रहा था फ्रांस में। तो सारे को बुलाया, बोला कि ये लोग अपना विकल्प के रूप में ये सारा विकासशील देश को देखा, और ये से 2008 से इसका पहली बार से बैठक होना प्रारंभ होता है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का बैठक कहिएगा तब G20 का कब से होता है, तो क्या कहिएगा आप 2008 से कहिएगा। 2008 से रेगुलर मूड में है, इस बार 18वां हो रहा है। सबसे पहला बैठक आपका वाशिंगटन DC है, इसका कोई भी सचिवालय नहीं है, किसका, G20 का। तो G20 सदस्य में कौन सा हो जाएगा, सबसे पहले कनाडा कहिएगा, कनाडा हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा, ब्राजील हो जाएगा, अर्जेंटीना हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, सऊदी अरब हो जाएगा, तुर्की हो जाएगा, यूरोपियन यूनियन में जितने भी देश है सारा हो जाएगा, रसिया हो जाएगा, भारत हो जाएगा, इंडोनेशिया हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, उसके बाद फिर आपका जापान हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे कोरिया गणराज्य जो है, ये सारा इसका देश है, ठीक है। तो इसको आप देखते हुए चलिएगा, समझे, ये जरूरी है। तो आपको बता दिए हैं कि ये G20 बना कैसे। बहुत बड़ा आदमी को कि ये G20 है क्या, ये चल क्या रहा है। तो G20 एक ऐसा समूह है जो विकसित और विकासशील देशों का एक समूह है, जो अर्थव्यवस्था, एक व्यापार, आपको पता है 85% पूरे विश्व का 85% व्यापार ये अकेले G20 समूह करता है, क्योंकि विकसित और विकासशील दोनों देश। आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी इस बार क्या करें कि जो अफ्रीका है ना, अफ्रीका संघ में टोटल 55 देश है, इसको भी अब, क्योंकि ये अल्प विकसित देश है बहुत, इसका हालत यहाँ पे गड़बड़ है, हर दिन सत्ता पलट हो रहा है। अभी फिलहाल में गैबोन में सत्ता पलट हुआ है, उससे पहले नाइजर में हुआ था, है ना। यहाँ पे बहुत ज्यादा गरीबी है, ठीक है, इसको कोई भी प्रतिनिधित्व मिल नहीं रहा है, क्योंकि बहुत दिन तक ये गुलामी में रहा। 1960-65 के दशक तक ये लोग आजाद हुआ है। अभी भी यहाँ पे देखिए खनिज संपन्न देश तो है, बट यहाँ पे नेतृत्व सही नहीं है, यहाँ पे लोकतंत्र सही से नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे अभी एक ऐसा संगठन, एक समूह को जरूरत है जिससे लोग जुड़ करके यहाँ पे अपना अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सके, ठीक है ना। तो ये सारा G20 के बारे में हम आपको बताएं। तो अभी यही G20 का जो है राष्ट्र अध्यक्ष का बैठक कितनी तारीख को होने वाला है, 9 से 10 सितंबर को दिल्ली में होगा। मोदी जी इंडोनेशिया के जकार्ता से जैसे ही आता है 9-10 तारीख को होगा, और हम लोग के पास 30 नवंबर तक इसका अध्यक्षता रहने वाला है। अगला अध्यक्षता किसके पास चला जाएगा, ब्राजील के पास चला जाएगा। ये आपका ब्राजील है, देख रहे हैं, ये आपका ब्राजील के पास। इससे पहले कहाँ पे था, इंडोनेशिया के पास था, ठीक है। अभी इंडोनेशिया के बारे में आपको बताया, सुमत्रा, जावा, बोर्नियो, सब चीज बताया ना, है। तो यही सारा चीज है, ठीक है। देखिए समझते चलिएगा, जल्दी जल्दी में बोल रहे हैं, परेशान नहीं होना है, आराम आराम से सुनिएगा तो आपको सारा चीज समझ में आएगा। कौन सा क्वेश्चन में थे, ये क्वेश्चन में थे।
तो G20 का जो है सरेपा का चौथी और अंतिम बैठक अभी का आयोजन कहाँ हो जा रहा है, हरियाणा के मेवात में होगा। ठीक है, अब आपको लू भी मिलेगा, कुछ दिक्कत नहीं, हरियाणा में गुरुग्राम क्षेत्र में ये सारा पड़ता है। ठीक है, ये अपना अमिताभ कांत है, G20 के शेरपा है। ठीक है ना, G20 का स्थापना बता दिए हैं। उसका जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष का बैठक कब से हो रहा है, 2008 से हो रहा है। पहले क्या होता था, वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के जो गवर्नर होते थे उसी का होता था। और ये क्यों हुआ था, तो 1999 का आपको घटना 91 से, इसका तार 91 से जुड़ा हुआ है, कम्युनिस्ट देश से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो उसको अगर थोड़ा समझ जाइएगा तो उसी से आपको, क्योंकि हम लोग लू किस्ट से एक किस्ट फ्लो में चले गए हैं, किधर, दक्षिण पूर्वी जो भी एशियाई देश है उसको लेके आसियान के साथ हम लोग अच्छा व्यापार कर रहे हैं। तो वहां पे हमेशा सबके लिए वो, क्योंकि एक व्यापार के दृष्टि से वो सारे जितने भी विश्व में देश है सारे का एक निगाह बना हुआ रहता है। मलक्का जल संधि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है, उसको लेके आपको थोड़ा सा जानना है। ठीक है, ये पे हरियाणा में आपका हो गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका है विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाते हैं, हर साल मनाता है, इस बार भी मनाया है। और इस बार का थीम क्या रखा गया है, इस वर्ष का थीम रखा गया बेहतर भविष्य और जीवन के लिए नारियल को उगाएं। ठीक है, यहाँ पे होगा लिख दिया है, यहाँ पे उगाएं होगा। ठीक है, उगाएं, नारियल उगाएं। ठीक है ना, विश्व नारियल दिवस। और ये देखिए, ये उष्णकटिबंधीय कटिबंधीय क्षेत्र में ये नारियल सबसे अधिक होता है। अभी भारत में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक केरल राज्य नारियल उगाता है। ठीक है, और विश्व में देखिएगा तो इंडोनेशिया, क्योंकि आप जानते हैं कि 0 डिग्री, थोड़ा सा फिर मैप आपको हम बताते हैं, यहाँ से आप देखिएगा तो आपको बहुत सारा चीज क्लियर हो जाएगा, समझे। देखिए, इसको क्लियर करने के लिए आपको ये हमेशा देखिए, यहाँ पे पश्चिमी सारा मर्तानिया, माले, ठीक है, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र होकर के इधर आपका कर्क रेखा गुजरता है। और यहाँ पे आपको 0 डिग्री यहाँ से ऐसे गुजरता है। देखिए, यहाँ पे आपका, यहाँ पे साउथ में गैबोन, अभी गैबोन के बारे में बोले ना, तख्ता पलट हुआ है ना, गैबोन, कांगो डेमोक्रेटिक कांगो। ठीक है, फिर आपका केनिया के बाद सोमालिया, ऐसे होते हुए यहाँ भारत के नीचे से आपका 0 डिग्री यहाँ से गुजरता है, इंडोनेशिया होते गुजरता है। तो ये वाला क्षेत्र देखिए 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ। अब यहाँ पे हमेशा क्या रह जाएगा, ठंडा एरिया होगा, क्योंकि विषुवत रेखा गुजरता है। विषुवत रेखा वाला एरिया सूरज की किरणें 12 महीना यहाँ पे क्या होता है, सीधी रेखा में गिरता है। जब सीधी रेखा में गिरेगा तो यहाँ पे बारिश भी अधिक होगा, उष्णकटिबंधीय जलवायु मिलेगा। जहाँ पे उष्णकटिबंधीय जलवायु मिलेगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका मसाला हो या नारियल हो, ठीक है, इस टाइप का चीज आपका अधिक उगेगा। तो ये वाला एरिया में जो भी देश परसत पड़ेगा तो वहाँ पे आपका क्या होगा, नारियल अधिक होगा। ठीक है, देखिए ये देख रहे, भारत जो है, देखिए सबसे बड़ा कोस्टल एरिया किसके पास है, गुजरात के पास है। तो गुजरात सरकार भी अभी एक नया स्कीम चला रहा है नारियल को उगाने के लिए। तो सबसे अधिक हम लोग केरल में उगाएंगे, फिर कर्नाटक उगाता है, फिर यहाँ पे आपका तमिलनाडु, फिर आपका गुजरात, ये सारा हम लोग का स्टेट है जो नारियल उगाता है। और विश्व में आपका कौन हो जाएगा, इंडोनेशिया हो जाएगा। आज बार बार इंडोनेशिया का बात हो रहा है, तो इंडोनेशिया को समझते आपको चलना है। ठीक है, तो इधर से आपका कर्क रेखा, इधर 0 डिग्री, और इधर से नीचे में जाएगा तो ये आपका मकर रेखा जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका मकर रेखा जाता है, ऐसे करके आपका मकर रेखा। दक्षिण अफ्रीका काटते हुए आपका इधर नामीबिया है, बोत्सवाना है, दक्षिणी अफ्रीका है। ठीक है ना, ये आपका होते हुए ऐसे मेडागास्कर का होते हुए ऑस्ट्रेलिया को बीचों बीच काटते हुए आपका जाता है मकर रेखा। ठीक है, अगर यहाँ से ऐसे करके कहिएगा तो आपका इधर से चिली, यहाँ चिली है, अर्जेंटीना है। ठीक है, और उसके बाद आपका ब्राजील होते हुए मकर रेखा। देखिए, अफ्रीका महादेश एक ऐसा महादेश है जहाँ पे कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों कटता है। ब्राजील से सिर्फ आपका 2 रेखा कटता है, एक आपका 0 डिग्री कटता है और मकर रेखा कटता है। भारत से आपका कर्क रेखा जाता है, कर्क रेखा 8 स्टेट से जाता है अपना, यहाँ से शुरू कीजिएगा। गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बाद आगे में छत्तीसगढ़ है, उसके बाद आप झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, इधर त्रिपुरा हो जाएगा, फिर मिजोरम हो जाएगा। इसको काटते हुए जाता है ना, तो ऐसे करके आगे म्यांमार में पड़ता है। आप लोग ये सब जानते हैं, सब बताने का बात नहीं है, सब कुछ जानते हुए। ज्योग्राफी पढ़ा नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा सा हम बताने का पड़ेगा नारियल के वजह से। नारियल के बारे में, ये नारियल बहुत अच्छा चीज है, सरकार इस पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे रही है। तो विश्व का अग्रणी नारियल उत्पादक देश कौन, इंडोनेशिया हो जाएगा। भारत का केरला सबसे अधिक करता है। 2 सितंबर को नारियल दिवस इस बार मनाए। इस बार का थीम याद रखिएगा, आने में कोई एग्जाम हुआ था हाल फिलहाल में, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो इसका जलवायु के बारे में भी पूछ सकता है आपको, ठीक है ना, कि कौन सा कैसा मौसम में होता है, कैसा इसको अधिक गर्म एरिया चाहिए इसको होने के लिए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले ट्रांसजेंडर क्रिकेटर कौन बने हैं। देखिए, पहला अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले ट्रांसजेंडर जानते हैं ना, ट्रांसजेंडर के बारे में आप लोग जानते होंगे। ट्रांसजेंडर महिला बनी, कनाडा की है, और ये डेनियल मैकगेही है। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। पहली बार घटना, कोई भी विश्व का पहला घटना हो तो उसको थोड़ा सा आप लोग जान ही लीजिएगा। अभी एशिया कप चल रहा है, भारत, ये आपका पाकिस्तान और श्रीलंका में होने वाला है। तो अभी श्रीलंका में हुआ था पाकिस्तान और भारत का मैच, तो अभी दोनों का ड्रॉ, बारिश की वजह से ड्रॉ हो गया, यानी 1-1 पॉइंट दोनों को मिला है कि नहीं है। तो आगे देखिए अब भारत और पाकिस्तान का मैच होगा कि नहीं होगा। अगर होता है तो हम लोग को फिर से एक बार हम लोग आनंद लेंगे इसका, है ना, पाकिस्तान को हराएंगे, है कि नहीं। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, आगे क्वेश्चन है, सोई
मड़िया थाई परंपरा प्रचलित है। देखिए सोई मड़िया थाई परंपरा क्या है, ये तमिलनाडु स्टेट में सबसे पहले जानिए, ये तमिलनाडु स्टेट में चलता है। और ये क्या है ना, ये शादी विवाह से संबंधित है। पहले क्या होता था कि कोई अगर कोई लड़का लड़की है, अगर किसी को पसंद आ गया तो जो वकील होता है ना अपना चेंबर में, उसको शादी करवा देते थे। तो इस पे तो वहां पे तमिलनाडु में कोई आदमी इसमें न्यायालय में जा करके याचिका दायर किया और इसको बैन कर दिया गया था। फिर सारे लोग वकील लोग आकर के सुप्रीम कोर्ट में इस पे अपनी याचिका दायर किया और सुप्रीम कोर्ट ने फिर जो है इसको फिर से अपना बोल दिया कि नहीं आप ये चीज कर रहे हैं, तो इसको लीगल घोषित कर दिया है। तो ये थोड़ा सा आ गया चर्चा में, न्यूज में भी चल रहा था। तो सोई मड़िया थाई परंपरा किससे कहेगा तो आपको विवाह से संबंधित कर दीजिएगा। कहाँ पे चलता है, ये तमिलनाडु में चलता है। ठीक है, तमिलनाडु का मुख्यमंत्री स्टालिन है, जानता है, ठीक है ना। अभी तमिलनाडु हमेशा अपना एक अलग ही टसन में रहता है कि नहीं। चलिए आता है अगला क्वेश्चन क्या है। पहली भारतीय महिला राजनायिका है जो पाकिस्तान में है ना हाई कमीशन की प्रभारी बनी है। तो ये आपका कौन हो जाएगा, ये आपका गीतिका श्रीवास्तव बनी है। ये बात जानते चलिएगा। ये पहली बार ऐसा जब आजाद भारत मतलब जब भारत आजाद हुआ, आजादी के साथ साथ हम लोग विभाजन भी देखे, विभाजन के बाद ये पहला ऐसा घटना है जो कोई महिला को जो वहाँ भारत का जो है राजनायिका घोषित किया गया है, पाकिस्तान में प्रभारी दिया गया है। क्योंकि देखिए जब से आपको बता देते हैं, जब 370 हटा था जम्मू कश्मीर से, ये 5 अगस्त की बात है, ठीक है। 5 अगस्त 2019 में जैसे 370 वहां से हटा, 35 से हटा, ठीक है। तो उसके बाद जो है हम लोग का और पाकिस्तान का जो संबंध थोड़ा सा टूट गया था। तो वहां पे तब से लेके वहां पे कोई था नहीं, तो थोड़ा सा फिर उसके बाद जो है बहाल किया गया है। इससे तो आप इसको थोड़ा देख लीजिएगा। तब से लेके पाकिस्तान के साथ हम लोग का अच्छा संबंध है ही नहीं। अच्छा संबंध तो शुरू से नहीं रहा है, मगर जो राजनयिक के जो वहां पे हम लोग नियुक्त करते थे वो भी अच्छा चल नहीं रहा था, ठीक है। आप थोड़ा सा आपके लिए यहाँ पे थोड़ा सा एक सूचना है। वर्तमान में विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में संयुक्त सचिव के रूप में गीतिका श्रीवास्तव को इस्लामाबाद पाकिस्तान में अपने उच्च आयोग में भारत की नई प्रभारी होंगी, ठीक है। वो सुरेश कुमार का स्थान लेंगे। पहले सुरेश कुमार जी थे, ठीक है, आपको बोल ही दिए हम कि 370 हटने के बाद 5 अगस्त के बाद जो है वहां पे कहानी कुछ अच्छा चल नहीं रहा था, हम लोग राजनायिक वहां से हटा लिए थे, ठीक है ना। इनकी नई दिल्ली से लौटने का संभावना है, ठीक है। आजादी के 77 साल बाद भारत ने पाकिस्तान में है ना मिशन की एक महिला प्रमुख को नियुक्त किया है। तो समझ रहे हैं कि आजादी के बाद हम लोग 77वां साल पूरा कर लिए, उसके बाद ये पहली घटना है। तो याद रखिएगा गीतिका श्रीवास्तव, ठीक है। पाकिस्तान में ऐसे भी अभी कार्यवाहक प्रधानमंत्री वहां पे अनवारुल खाकर को बनाया गया है। अभी पाकिस्तान का जो आपका PFI का जो थे इमरान खान, उस पे केस लगा हुआ था तोशा खाना वाला, तो वो भी है उसको जो है जेल से रिहा करने की बात कहा गया है। थोड़ा सा सब चीज जान लीजिएगा। वहां पे इलेक्शन होने वाला है, वहां का अर्थव्यवस्था का हाल बहुत बुरा हाल है, ठीक है। ब्रिक्स में जो है पाकिस्तान को सम्मिलित भी करने का बात हो रहा था, बट नहीं करने की वजह से चाइना भी हम लोग से थोड़ा सा क्या है गुस्सा में है, ठीक है। गलवान घाटी को भी लेके अभी नया मैप जारी किया है चाइना, उसको लेके तो G20 में अभी आना भी नहीं चाह रहा है ये चाइना, शी जिनपिंग। अब देखिए आगे में क्या होता है नहीं होता है, देखने लायक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नहीं है आपके लिए, कुछ इंफॉर्मेशन क्या है। सार्क अंडर-16 फुटबॉल कप का आयोजन भूटान के थिम्पू में किया जा रहा है, ठीक है। देखिए होता है ना, ये आपका बोलते हैं सार्क अंडर-20 का जो है फुटबॉल इस बार हो रहा है, ठीक है। कहाँ पे हो रहा है, भूटान के थिम्पू में आयोजन किया जा रहा है। बीजू जनता दल के 7 बार विधायक रहे हैं, ठीक है। सूर्य नारायण पात्रा का निधन हो गया है, उड़ीसा के विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। सूर्य नारायण को कहेगा कि सूर्य नारायण कौन थे, तो याद रखिएगा बीजू जनता दल के जो है 7 बार के विधायक रहे हैं, पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, उसका हाल ही में मृत्यु हो गया है, तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। और नौसेना का दूसरा कमांडर सम्मेलन जो है दिल्ली में हो रहा है, साल में ये 2 बार किया जाता है, ठीक है। ये जो दूसरा सम्मेलन है ये दिल्ली में किया जा रहा है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। नौसेना का प्रमुख हम लोग का कौन है ना, R हरि कुमार है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। R हरि कुमार ही है। चलिए और कोई क्वेश्चन है आपके पास, और कोई क्वेश्चन नहीं है। जितना क्वेश्चन हम आपको जितना जल्दी से जल्दी हो सके बताने का प्रयास किए हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज आपके पास क्वेश्चन हुआ, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही तक था, ठीक है। जो भी हुआ फिर कल का समसामयिक घटना लेके हम आपके सामने उपस्थित होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर कल मिलते हैं कुछ नई घटना और आपके परीक्षा के लिए जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, सिर्फ मैं वही क्वेश्चन को रखता हूँ, उसके अलावा कोई भी अलबल क्वेश्चन को नहीं रखता हूँ। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल।